क्या कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर ये ईमू किरमाड़ा कैसे बन गया यार? किरमाड़ा को भाई कोई टॉप नहीं कर सकता, उसका ऑरा। और मुझे एक बात बताओ, आखिर ये ईमू यार लूफी की तरह क्यों बनते जा रहा है, जहां पे हर बार हमको इसके नए फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, ना जाने भाई कितने हमको न्यू फॉर्म्स देखने को मिल गए ईमू के। अब ईमू का ये वाला फॉर्म भी कुछ ज्यादा क्रेजी है ही, जिसकी बात हम आगे जाके अच्छे से करेंगे। लेकिन भाई चैप्टर के अंदर गबान तो शायद कॉमेडी के मूड में भी है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर के अंदर कुछ क्रेजी बैटल तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मजा आने वाला है ना भाई। सो वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे चैप्टर 1191 का टाइटल होने वाला है दे आर स्टिल लोकी। सो चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक कलर स्प्रेड पेज देखने को मिलता है, जिसके अंदर सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स भाई एफ्रो पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन पार्टी तो अभी करेंटली यार एल्बाफ के अंदर चल रही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहुंच चुकी है कि मानो यहाँ पे धमाका चल रहा है यार। क्योंकि ईमू के ऊपर अपनी एडवांस कॉन्कर साकी को अनलीश करने के बावजूद भी हमने देखा था कि कैसे यार ईमू ने गबान के एक हाथ को कंप्लीटली कट करके रख दिया था, जिस चीज की वजह से हमने देखा था कि गबान यार जमीन में पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी अब जमीन से उठ के गबान के पास जाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे उसके पास जाता है, चाहे रेंगते हुए क्यों ना उसके पास जा रहा हो। उसके पास जाके उसको देखता है कि लिटरली यार गबान का एक हाथ कट चुका है, जिस चीज को देख के लूफी यहाँ पे शॉक तो था ही। वो यहाँ पे उससे माफी मांगता है कि मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तेरा यहाँ पे हाथ चला गया। लेकिन गबान वो तो सीधा उसको कहते था कि अभी चुप हो जा, तेरी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैं सिंपली यहाँ पे एल्बाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, तो बस यहाँ पे मेरे रास्ते में आ रहा है। सो अब लूफी और गबान दोनों ही जमीन में काफी इंजर्ड होके पड़े हैं, दोनों आपस में बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गबान कहता है कि भाई इसको हराना इतना ईजी नहीं होगा, एंड लूफी कहता आखिर ये बंदा है कौन यार, जिसका रिप्लाई गबान देता है कि एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में किसी को भी जानना नहीं चाहिए। अगर मैं सच में कहूँ तो हम लोग इसको एक गॉड कह सकते हैं यार। एंड इस मोमेंट पे गबान का हाथ काफी ज्यादा ही ब्लीड कर रहा था, तो यहाँ पे उठता है, अपने हाथ को यार किसी चीज से बांधने की कोशिश करता है कि कम से कम उसकी ब्लीडिंग तो रुक जाए। एंड इसी मोमेंट पे सीन चलता है उस पर्सन के ऊपर जिसने गबान का ये हाल किया था, जहां पे हम देखते हैं कि गबान की तो ये हालत हुई है, लेकिन भाई ईमू वो भी कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ईमू सीधा गिरता है अंडरवर्ल्ड के अंदर, जहां पे हम देखते हैं कि ईमू एकदम कंप्लीटली फ्लैट पड़ा हुआ है। उसके आसपास अंडरवर्ल्ड के जो जानवर है आते हैं, उसको मारने की कोशिश करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ईमू की यहाँ पे कॉन्कर साकी की वेव निकल के आती है, जिसकी वजह से एक सेकंड के अंदर सारे जानवर बेहोश। भाई ईमू भी सोच रहा होगा कि साला ये लूफी मेरे को नहीं मार पाया और ये जानवर मेरे को मारने के लिए आएंगे। एंड इस मोमेंट पे ईमू भाई जमीन में पड़ा होता है, वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है अभी भी। सो यहाँ पे ईमू जमीन में पड़े हुए गबान के बारे में सोचता है कि ये बंदा पायरेट किंग के क्रू का एक मेंबर है, और सोचता है कि ये सारे जो बच्चे थे जो गॉड वैली में उससे मिल रहे, जहाँ पे लिटरली ब्रेड कह के बुला रहा होता है इन लोगों को। एंड कहता है कि भाई ये सारे बच्चे जो गॉड वैली के अंदर मुझसे मिले थे, उसी टाइम इन लोगों को खत्म कर देना चाहिए था, जिस तरह उसने रॉक्स को जान से मारा था यार। ये लाइन भाई मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेजी लगी, जहां पे ईमू गबान बाकी सब लोगों को भी ब्रैड कह के बुला रहा था। लिटरली वो शो कर रहा है कि उसकी भाई पावर लेवल कितनी ज्यादा है, उसकी एज भी भाई काफी ज्यादा ही है यार। बात तो सही है। एंड हम देखते हैं कि ये सब सोचते हुए ईमू अपने हाथ को देखता है, लिटरली उसका हाथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ था, उसका पूरा हाथ यहाँ पे ब्लैक ऑरा से कवर हो जाता है। एंड धीरे धीरे करके ईमू यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। एंड हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मानो बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है जिस तरह हमने म्यूरल पेंटिंग में काफी बड़े शैडोई क्रीचर को देखा था, जिसने लिटरली अपने हाथ में एक सन को कैप्चर कर रखा था यार, जो कि इस चीज को शो करता है कि वो पर्सन शायद और कोई नहीं बल्कि ईमू ही था भाई। और हम म्यूरल पेंटिंग की बात आई है तो भाई काफी जल्दी कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड काफी क्रेजी चीज हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं कि चॉपर, रॉबिन, सॉल सब लाइब्रेरी के पास बैठे होते हैं, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे बिब्लो नाम के जो आउल ने सारी जो लाइब्रेरी की बुक्स थी उनको सेव करके रख दिया था। जिस चीज को देख के यहाँ पे सॉल चॉपर से कहता है कि शायद से यार बिब्लो कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग भाई बिब्लो की बातचीत को नहीं समझ सकते, तो लोग चॉपर को कहते हैं कि भाई चॉपर भाई इसकी बात को ट्रांसलेट करके बता यार। जहाँ पे चॉपर भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है कि ये बंदा, मेरे को लगा था कि भाई काफी शांत होगा, वो बातचीत नहीं करता होगा, बेसिकली बिब्लो के बारे में वो कह रहा होता है। एंड वो बिब्लो से बातचीत करने के लिए जाता है, जहाँ पे बिब्लो एक आउल है, वो हूट हूट यहाँ पे कर रहा होता है। एंड मानो यहाँ पे ऐसा लगता है कि चॉपर काफी कंफ्यूज है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे बिब्लो क्या कहना चाहता है यार। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बिब्लो की बात असली में चॉपर को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिब्लो कुछ क्रेजी चीज चॉपर के आगे रिवील कर रहा है। सोचो यार, अगर बिब्लो यहाँ पे चॉपर से कहे कि तू एक फॉरेस्ट गॉड है, ये भाई लिटरली कितनी क्रेजी चीज होगी ना, जिसके साथ साथ और भी काफी चीजें बिब्लो भाई जानता ही हुआ, क्योंकि सॉल ने खुद कहा था कि ये जो पर्सन है, ये जो आउल है भाई उससे भी पुराना है, यानी कि एल्बाफ की हिस्ट्री को काफी कुछ जानता है यार। और मुझे पता है तुम लोगों को भी ऐसी चीजें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो भाई
क्या करे तुम लोगों को ऐसे ही क्रेजी चैप्टर रिव्यू वीडियोस देखने को चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब गोल कंप्लीट करवा दो भाई। सो अभी सीन वापस से ईमू की तरफ चलता है जहां पे हम देखते हैं कि ईमू धीरे धीरे करके कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे कॉन्कर साकी की पूरे आइलैंड पूरे एल्बाफ के अंदर वापस से फैल जाती है एंड हम देखते हैं कि लिटरली पूरा एल्बाफ वापस से यहाँ पे शेक करने लगता है, जिस चीज की वजह से यहाँ पे लूफी गबान भाई धीरे धीरे करके हिलने लगते हैं। वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे काफी इंजर्ड थे, यहाँ पे हिलने की वजह से और यहाँ पे इंजर्ड हो रहे थे, उन लोगों को भाई काफी पेन फील हो रहा था। लेकिन सडनली तभी हम देखते कि ईमू अंडरवर्ल्ड से उड़ता हुआ आता है, पूरा कंप्लीट फॉर्म यहाँ पे हमको उसका देखने को मिलता है। जहाँ पे ईमू का फॉर्म उतना क्रेजी तो नहीं लग रहा भाई, यहाँ पे मानो ना मानो इस चीज को भाई किरमाड़ा से मैं रिलेट करना ही चाहूंगा यार। अब देखो ईमू का जो फर्स्ट फॉर्म था, जो रियल फॉर्म हमने देखा था भाई, वो मुझे सबसे ज्यादा क्रेजी लगा था, वो भाई सबसे ज्यादा डिटेलिंग वाला था। यहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है कि ईमू को थोड़ा कार्टूनिश कैरेक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है यार। वेल तुम्हारा क्या ओपिनियन है मेरे को यार कमेंट करके बताओ। जहाँ पे हम ईमू को देखते हैं कि लिटरली उसके 4 हॉर्न्स यहाँ पे आ चुके हैं, उसके भाई काफी बड़े बड़े ब्लैक विंग्स, और यहाँ पे उसकी जो आईज थी जिसने उसके पीछे से कवर कर रखा था, यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों हाथों में अब आईज के यहाँ पे रिंग्स बन चुके हैं। इसके साथ साथ वो जो रिंग्स उसके पीछे था वो यहाँ पे उसके घुटनों के पास आ चुका है एंड ईमू भाई मानो यहाँ पे फ्रॉक पहन के बैठा है यार। वेल मजाक छोड़ते हैं क्योंकि गबान और लूफी के लिए यहाँ पे मजाक नहीं चलने वाला है। ईमू यहाँ पे सीधा आते ही गबान और लूफी के पास जाता है, उनसे यहाँ पे बातचीत करता है। गबान से कहता है भाई ये चीज काफी इंप्रेसिव है कि तूने मेरे बोन ईटर स्वॉर्ड के अटैक को यहाँ पे झेल लिया और बस तेरा एक हाथ कटा है यहाँ पे। एंड इस चीज को सुन के गबान भी उससे कहता है कि ये लाइन तो भाई मुझे बोलनी चाहिए, तू मेरे अटैक को कॉन्कर साकी के अटैक को खा के इतनी जल्दी यहाँ पे उठ खड़ा हुआ, हम लोगों को वापस से मारने के लिए आ गया। मेरे को तो भाई तेरे लिए ताली बजानी चाहिए, लेकिन भाई क्या करूं, अब मेरे 2 हाथ ही नहीं, ताली कैसे बजेगी यार। लिटरली यार गबान यहाँ पे जोक कर रहा है कि एक हाथ तो उसका ईमू ने काट दिया और एक हाथ से वो यहाँ पे ताली तो भाई नहीं बजा सकता ना, लेकिन हाँ कुछ और जरूर कर सकता है। बट इस मजाक को सुन के ईमू कहता है कि अरे टेंशन मत ले, अभी तो एक ही हाथ काटा है, जो नेक्स्ट अटैक होगा मेरा उसमें भाई तेरा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। एंड ये कह के ईमू उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन गबान और लूफी इन लोगों का भाई अलग ही ड्रामा चल रहा है। जहाँ पे गबान लूफी से कहता है कि भाई लूफी तेरी बस की नहीं, यहाँ से तो अपने स्ट्रॉ हेड के क्रू को लेके यहाँ से निकल ले भाई, तू यहाँ से कल्टी मार ले भाई। बट ऑब्वियसली लूफी वो तो जमीन में पड़े होके भी चिल्ला के कह रहा होता है कि अबे पागल है क्या, तेरे को लगता है मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा। लेकिन गबान फिर से उसके कहता है कि अबे तू यहाँ पे मरने ही वाला, यहाँ से निकल ले भाई, तेरा कोई फायदा नहीं है यहाँ पे वैसे भी रह के। एंड लूफी उसको यहाँ पे ताना मारता है कि अबे साले अपनी हालत देख एक बार, यहाँ पे तेरा हाथ कट जाएगा, खुद यहाँ पे तू मरने की हालत में और ऐसी हालत में फाइट करने की सोच रहा है तू। इन लोगों का यार यहाँ पे अपना ही चल रहा होता है, लेकिन ईमू वो तो इनके ऊपर फिर से बोन ईटर स्वॉर्ड को लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एंड जैसे इन लोगों के ऊपर अटैक लैंड होने वाला होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि गबान उठ के खड़ा होता है, कॉन्कर साकी को फिर से यूज करता है। गबान अपनी एक्स को यूज करके इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लूफी उससे चिल्ला रहा होता है कि यहाँ से भाग जा, यहाँ से हट जा, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है भाई हाजुद्दीन की। वो आते ही अपने गोंगनीर अटैक को यूज करता है। ये वही अटैक है जिसको हमने ड्रेसरोसा के अंदर देखा था, जिसकी पावर भाई कुछ ज्यादा ही क्रेजी लेवल की है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अटैक ईमू के सीधा साइड फेस पे पड़ता है। ईमू का फेस लिटरली चपटा हो जाता है, इतनी फोर्स से यहाँ पे हाजुद्दीन उसके ऊपर अटैक करता है कि ईमू भाई काफी दूर तक उड़ता हुआ जाता है एंड सीधा जाता है और क्रैश करता है एडम ट्री के ऊपर। लिटरली इस अटैक का जो फोर्स था उससे ईमू फिर से एक और बार एडम ट्री के ऊपर छप सा गया। मानो भाई ईमू को तब आदत हो गई है एडम ट्री के ऊपर छपने की यार। लेकिन वेल फिर से एक और बार छपने से पहले हम देखते हैं कि ईमू अपनी ओमन फ्लेम्स को यूज करता है और सीधा हाजुद्दीन के ऊपर उसको फेंक देता है। जहां पे हम देखते हैं कि ओमन फ्लेम्स जाती है, बेसिकली जो बॉम्ब्स थे वो हाजुद्दीन के ऊपर जाते हैं, काफी बड़ा यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इस बार नहीं यार, हाजुद्दीन भी कहता है साले तेरे को क्या लगा सेम अटैक तू मेरे ऊपर 2 बार यूज कर लेगा, इतना भी हूतिया नहीं हूं मैं। जहां पे हाजुद्दीन अपनी शील्ड को यूज करके इस अटैक को कंप्लीटली ब्लॉक कर लेता है यार। एंड ये कह के वो गबान और लूफी के पास जाता है, जहां पे वो देखता है कि गबान का लिटरली एक हाथ कट चुका है। जिस चीज को देख के वो शॉक तो रह जाता है। लूफी उसको थैंक यू यहाँ पे बोल रहा था कि तूने यार हम लोगों को बचा लिया, लेकिन गबान वो तो यहाँ पे उससे कहता है कि तूने यार ईमू को पेल तो लिया है, लेकिन ईमू यार इमॉर्टल है, वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो एक काम का जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्ट्रॉ हेड लूफी को लेके यहाँ से निकल ले यार तू। बट यार लूफी का क्या करेगा गबान। लूफी मानो भाई ऐसे रो रहा है कि भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नान कटाई खानी है, नान कटाई खा के रहूंगा। यहाँ पे लिटरली लूफी भाई रोते रोते चिल्ला रहा था कि भाई मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरे को फाइट करनी है, मैं फाइट करके ही रहूंगा यार। एंड लूफी के इस टेंट्रम को देख के हाजुद्दीन और गबान दोनों यहाँ पे शौक रहते कि आखिर ये बंदा भाई क्या करके मानेगा। वो यहाँ पे उससे कहता है कि भाई यहाँ से निकल ले, तेरे जो वुंड्स है जितना जो वहाँ पे इंजर्ड हो रखा है बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। लेकिन लूफी वो तो कहता अरे तू
टेंशन मत ले यार, मैं एकदम हील हो जाऊंगा, मैं फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाऊंगा। लूफी कहता है कि मैंने यार काफी सारा खाना ठूस लिया था, तो टेंशन मत ले, मेरे यहाँ पे काफी सारा स्टॉक भरा हुआ है पेट के अंदर। एंड लिटरली यहाँ पे मानो भाई लूफी के पेट के अंदर काफी सारे खाने का स्टॉक भरा हुआ है, क्योंकि उससे मूवमेंट पे हम देखते हैं कि लूफी का पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूलने लगता है, मानो यार लूफी ने काफी सारा खाना खा लिया। अब इस चीज को देख के ऑब्वियसली काफी लोग सरप्राइज है कि आखिर भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लूफी जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही भाई काफी सारे खाने को ठूस किया है। एंड यहाँ पे ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है कि लूफी ने भाई अपने पेट के अंदर लिटरली खाने को स्टोर करके रखा था। क्या भाई यहाँ पे गियर 5 की पावर्स उसको उसके पेट के अंदर ही स्टोरेज की एबिलिटी देती है कि हाँ भाई तू जितना चाहे खाना खा ले, उसके बाद जब तेरे को खाने की नीड पड़ेगी वापस से उस खाने को यूज कर पाएगा यार। या फिर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लूफी की यार जो इमेजिनेशन वाली पावर्स है वो यहाँ पे उसको हेल्प कर रही है उसको फील करने के लिए कि वो यहाँ पे खाना खा चुका है, अपना उसका पेट भर चुका है, वो यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा है यार। एंड जब इस बीच लूफी का ये सारा ड्रामा चल रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं अपने आप को हील कर लूंगा, मैंने खाना खा रखा है। गबान भाई इस चीज को समझ नहीं पाता, वो तो भाई इस चीज को कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पाता कि ये भाई क्या बात कर रहा है, ऐसा होना कैसे पॉसिबल है यार। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ईमू काफी दूर से फिर से ओमन फ्लेम्स के बॉम्ब को उनकी तरफ शूट करता है। एंड यहाँ पे इन लोगों के पास अब डॉज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जहां पे हम देखते हैं कि हाशरुद्दीन अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, अपने आप को एज अ शील्ड की तरह यूज करता। लूफी और गबान दोनों को अपने हाथों में लेके उन लोगों को शील्ड कर लेता है। एंड ईमू का सीधा अटैक हाशरुद्दीन की बैक पे पड़ता है एंड काफी बड़ा यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है यार, जिसके तुरंत बाद ही ईमू उड़ते हुए उनके ऊपर पहुंच जाता है। गबान यहाँ पे हाशरुद्दीन को देख के चिल्लाता है, उससे कहता है कि यहाँ से तो निकल ले, रिट्रीट कर ले। लेकिन हाशरुद्दीन वो तो भाई उसकी सुनने वाला यहाँ पे है नहीं, वो कहता है रिट्रीट, एक वॉरियर सोल्जर, एल्बाफ का वॉरियर सोल्जर रिट्रीट कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं यार, मैं एल्बाफ के लिए हमेशा खड़ा हूं और अपनी जान तक भी दे सकता हूं। जिस चीज को सुन के गबान भी सोचता कि अबे यार किन लोगों के बीच में आ गया हूं, सब लोगों को यहाँ पे मरने की ही सोच रही है। यहाँ पे वो कहता है कि अबे होती है सही में यहाँ पे तू मारा जाएगा, निकल ले यार। लेकिन हाशरुद्दीन वो तो यहाँ पे कहता कि अगर मैं यहाँ पे मर भी गया फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एल्बाफ के अंदर अभी भी लोकी है। एंड यार हाशरुद्दीन का अपने भाई लोकी को लेके ये जो सीन डेवलप हुआ है काफी ज्यादा सेंटिमेंटल है भाई, यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये सीन, क्योंकि यहाँ पे ये सीन इतने में ही खत्म नहीं होता। हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हाशरुद्दीन लोकी को मेंशन करता है कि अभी भी लोकी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भाई फाइट कर सकता है, इसको यहाँ पे हरा के रहेगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से भागता हुआ यहाँ पे लोकी आता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे भाई तू एकदम सही कह रहा, मैं आ चुका हूँ, एकदम रेडी हो जाए इससे फाइट करने के लिए। यहाँ पे लिटरली यार लोकी हाशरुद्दीन को अपने भाई कह के बुलाता है। लिटरली भाई ये सीन काफी ज्यादा मस्त था यार। हम लोग यार दो भाइयों के बीच में बॉन्डिंग को देख रहे हैं। लिटरली यार तुम लोग भी मेरे भाई बहन जैसे ही हो भाई, मजा आता है यार। सो यहाँ पे हाशरुद्दीन तो अब रेडी है, पीछे से भागता हुआ लोकी भी आता है। एंड लूफी उसने भी यहाँ पे अपने खाने को, जो भी उसका इमेजिनेशन वाला खाना है, उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर लिया। वो यहाँ पे एकदम फुल पावर के अंदर आ चुका है। ही इज लाइक भाई मैं भी अब रेडी हूँ, मैं भी फाइट करने के लिए आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी, लोकी, हाशरुद्दीन मिल के यूज करते हैं 3 जनरल्स गोकुकू रोरिंग किंगडम, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा तगड़ा रहता है। यहाँ पे कॉन्कर साकी की वेव निकलती है, तीनों यहाँ पे मिलके अटैक करते हैं सीधा ईमो के ऊपर। ईमो से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, अपने हाथों को अपने सामने लाता है, मानो शील्ड बनाने की वो कोशिश कर रहा हो। लेकिन तीनों के अटैक का फोर्स इतना ज्यादा तगड़ा था कि सीधा ही अटैक जाता है ईमो के ऊपर। एंड ईमो उड़ता हुआ काफी दूर तक जाता है यार। एंड श्योरली भाई होपफुली इस अटैक से कुछ ना कुछ तो ईमो को डैमेज पड़ा होगा। अब ये मत कहना कि ईमो को भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका ब्लड बहा है, लेकिन वापस से उठ के आ रहा है इन लोगों से फाइट करने के लिए। एकदम भाई क्रेजी हो जाएगा ये तो। लेकिन वेल यार ईमो के पास अब इतना टाइम भी नहीं है एल्बाफ के अंदर, क्योंकि जब हमने देखा था कि ईमो पहली बार एल्बाफ के अंदर आया था, वो यहाँ पे लिटरली ब्लड को स्प्रेड कर रहा था। गोरो से भी उसको मना कर रहे थे यहाँ पे मेजर से बाहर जाने के लिए। तो भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रीजन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ईमो ज्यादा देर तक भाई यहाँ पे एल्बाफ के अंदर नहीं रह सकता ना यार। ऑलरेडी वो एल्बाफ के अंदर अपनी काफी एनर्जी को खर्च कर चुका है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा सीन तो होगा, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगी भाई ईमो की पावर्स की। अब वेल ईमो की पावर्स पे लिमिटेशन हो या फिर ना हो, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं है भाई। वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो यार वीडियो को। अगर तुम लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है और ऐसे ही तुम लोगों को चैप्टर रिव्यू वीडियोस देखने तो भाई सब्सक्राइब करो ना यार। और अगर अभी तक तुमने ये वन पीस के क्रेजी इमॉर्टैलिटी हैक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके इसको चेकआउट करो यार।